दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर आना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं क्या होता है, x प्लस में आई वाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर x इज ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे y जो होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे आई क्या होता है, आई होता है आयोटा, आयोटा। और आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अभी हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आए, आयोटा कैसे आया, बट हमारे को ये ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू होती है √-1। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम देखेंगे आगे। तो अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी हम आयोटा की बात करते हैं। हमने आयोटा देखा √-1। अगर आई स्क्वायर अगर हमारे को निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली आई क्यूब की अगर हम बात करें तो आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डॉट आई, यानी कि आई स्क्वायर हमने पढ़ा -1 यानी कि माइनस आई हो जाएगा आई क्यूब। आई रेज टू पावर 4 की बात करें तो आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर यानी कि -1 डॉट -1 यानी कि 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम आई 5 भी निकाल सकते हैं, आई रेज टू पावर 4 डॉट आई, यानी कि आई रेज टू पावर 4 कितना होता है 1, यानी कि आई रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम आयोटा समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर तरीके से। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अगर हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐसे दिया गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे को ऑब्वियस है कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे को ऐसे दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस में आई वाई, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे x कोमा वाई आर, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास है रियल नंबर्स हैं। और आई हमने देख लिया आयोटा क्या होता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर देखो अगर हमारे को दिया गया है एग्जांपल आई प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में आई, इसकी पावर दी गई है m इज इक्वल टू 1। और हमारे से पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m, मिनिमम वैल्यू ऑफ m शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, m शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे को फाइंड करना है, बताओ कैसे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमने क्या देखा अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है x प्लस आई वाई। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देखा, x प्लस में आई वाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बट इस फॉर्म के अंदर हमारे को दिख नहीं रहा है। देखो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। इसको देखो आई प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस में आई है, तो क्या हम इसको 1 प्लस में आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 1 प्लस में आई, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस में आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस में आई का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, 1 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर यानी कि -1 प्लस में 2i। और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में -1 यानी कि ये +1 -1 कट जाएगा, 2i डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि ये जो इंटरनल टर्म है हमारे पास ये i बन चुकी है। और i की क्या ऐसी पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव इंटीजर पावर हो कि 1 आ जाए। देखो हमने अभी पढ़ा आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, आई क्यूब की वैल्यू हो जाती है -i। और आई 4 की वैल्यू क्या होती है, आई 4 की वैल्यू होती है 1। तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, m की वैल्यू होगी 4, m की वैल्यू क्या होगी 4। अगर हमारे से ऐसा ना पूछा होता है कि पॉजिटिव इंटीजर बताओ तो हम मिनिमम वैल्यू क्या बोल सकते थे उसकी, हम मिनिमम वैल्यू बोल सकते थे i इज इक्वल टू सॉरी
नॉट आई बट m इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर और एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं यूलर्स नोटेशन। यूलर्स नोटेशन, देखो साइंटिस्ट थे यूलर, और यूलर ने क्या बताया, ई रेज टू पावर, ई क्या होता है, एक्सपोनेंट या फिर बेस ऑफ नेचुरल लॉग ई, और यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर आई थीटा, ई रेज टू पावर आई थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। इसी नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी नोटेशन को हम बोलते हैं यूलर्स नोटेशन। इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स नोटेशन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें इसी फॉर्म के अंदर, इस फंक्शन के अंदर या फिर इस फॉर्म के अंदर, तो कैसे वैल्यू हमारे पास निकलेगी, हमारे को दो वैल्यूज निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। अगर देखो, अगर मैं ई रेज टू पावर, सिमिलरली क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ई रेज टू पावर आई माइनस ऑफ थीटा, तब क्या हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा प्लस में आई साइन माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस में साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाता है, और आई तो यहाँ पे आएगा ही, ई रेज टू पावर माइनस में आई थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में आई साइन थीटा। हमारे को ये दो चीजें पता चल गई हैं, क्या हम e रेज टू पावर आई थीटा प्लस में e रेज टू पावर माइनस आई थीटा करेंगे तो क्या cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। देखो इसको मैं इसी के नीचे लिखते हैं, e रेज टू पावर माइनस में आई थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस में आई साइन थीटा। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ऐड करते हैं पहले तो, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ही है, ठीक है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो cos थीटा, ये टर्म कट जाएंगी, cos थीटा प्लस में cos थीटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos थीटा हो जाएगा, और e रेज टू पावर आई थीटा प्लस में e रेज टू पावर माइनस में आई थीटा हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या इसको रेज कर दिया जाए, कर देते हैं, cos थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e रेज टू पावर आई थीटा प्लस में e रेज टू पावर माइनस में आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो e रेज टू पावर आई थीटा प्लस में e रेज टू पावर माइनस में आई थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आई, ई रेज टू पावर आई थीटा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, नहीं यहाँ पे माइनस होगा, साइन थीटा के लिए क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आई थीटा माइनस में ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2 आई। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। हमने देखा यूलर्स नोटेशन। अब हम देखते हैं डी मॉर्बियस थ्योरम, पर उसका नाम इतना ज़रूरी नहीं है, बट हम थ्योरम देखते हैं। देखो अगर हमारे पास cos थीटा प्लस में आई साइन थीटा दिया गया हो और उसकी पावर n कर दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एंगल्स के साथ। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में आई cos n थीटा प्लस में आई साइन ऑफ n थीटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, बट अंदर क्या होना चाहिए, ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब अंदर क्या हो cos थीटा प्लस में आई साइन थीटा, यानी कि ई रेज टू पावर आई थीटा हो, तभी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अदरवाइज हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रही है, देखो ई रेज टू पावर आई थीटा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें थीटा ना होके इसकी पावर हम n कर दी जाए, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा कुछ, cos थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर n, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आई n थीटा। और हम ये जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, cos ऑफ, अब ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस में आई साइन ऑफ
एन थीटा। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पावर क्या हो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे, बट अंदर होना चाहिए ई रेज टू पावर आई थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। ये एक मस्ट कंडीशन है। इसी थ्योरम को हम डी मॉर्बियस थ्योरम भी बोलते हैं, बट नाम में क्या रखा है, सही बात है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने देखा यूलर्स थ्योरम, ई रेज टू पावर आई थीटा हमने देखा। अब थीटा एंगल है या फिर आर्ग्यूमेंट है, और ये बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है एंगल, है ना। 0 to 360 और 360 के बाद भी वैल्यूज ले सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। और ये आई कैसे, ई रेज टू पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में आई साइन ऑफ थीटा। तो हमारे को पता है थीटा की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 रेडियन प्लस में आई साइन 0 इज इक्वल टू, देखो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, प्लस में आई साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, यानी कि प्लस में 0, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 1। तो जब भी हम ऐसे ई रेज टू पावर आई थीटा दिया गया हो, ई रेज टू पावर आई थीटा दिया गया हो और थीटा की हमारे को वैल्यूज दी गई हैं π/2, पाई 3π/2 एंड सो ऑन, तो हम ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे ई रेज टू पावर आई थीटा की। हम इस फॉर्मूला के अंदर थीटा की वैल्यूज रखेंगे और हमारे को वैल्यू पता किसकी होनी चाहिए, कॉस थीटा की और साइन थीटा की। ठीक है, तो हम पहले हमने देखा ई रेज टू पावर आई थीटा, हमने देखा जब थीटा की वैल्यू कितनी थी 0 रेडियन। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 1। अगर हम बात करें ई रेज टू पावर आई थीटा, जब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाती है तो हम क्वाड्रेंट एंगल्स रख रहे हैं 0 डिग्री, हमारे पास 0 डिग्री है। उसके बाद हम बात करते हैं π/2 रेडियन, या फिर डिग्री या फिर रेडियन के अंदर हम चलेंगे, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, उसके बाद क्या हो जाएगा पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, उसके बाद ये हो जाएगा 2π रेडियन, फिर ये कितना हो जाएगा 3π/2 रेडियन, नहीं 3π/2 नहीं 5π/2 शायद, है ना। ऐसे हम इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ई रेज टू पावर आई थीटा की। तो π/2 के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos π/2 प्लस में आई साइन π/2। हमारे को पता है cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आई, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, 1.i इज इक्वल टू आई। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर आई थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई के लिए क्या वैल्यू होगी, पाई के लिए